कहते हैं कि जिंदगी में एक सवाल हर वक्त हमारा पीछा करता है, हर सिचुएशन में, हर मोमेंट में, हर डिसीजन के वक्त, कि हम अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की सुने। तो जब भी एक ऐसा मोड़ आए जहाँ पे दिल तो ये कह रहा है और दिमाग ये, तो जान मेरी जानेमन दिल के साथ जाइए और दिल जो चाहता है उसे पूरा करने के लिए दिमाग लगाइए। हेलो हेलो जयपुर, सलाम नमस्ते सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। 101.2 FM पर मंगल की इस मंगलमय सुबह में हाजिर हो गई हूँ। मैं हूँ मैसे मैत्रोई आपके साथ। तो पूरे 12 बजे तक हम और आप बातें, नगमे, सवाल जवाब और क्या क्या होने वाला है आज के शो में खास, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो 11 से 12 होगा बूझो तो जाने, जहाँ दिमाग के घोड़े होंगे आपको दौड़ाने। 10:30 से 11 होगी नई दिशाएं और 10 से 10:30 करेंगे याद भूपेंद्र सिंह साहब को सने संसार में। और अभी करते हैं एक मुलाकात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर का आमिर चैनल, आकाशवाणी जयपुर का आमिर चैनल, आकाशवाणी जयपुर का आमिर चैनल। 9:18 101.2 FM सुन रहे हैं आप। शो शुरू हो चुका है एक मुलाकात। जिंदगी क्या है, इसके जवाब में अलग अलग लोग कई तरह की डेफिनेशंस पेश करते हैं। किसी के लिए जिंदगी एक संघर्ष है, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए बहता पानी। हो ना हो, जीवन चक्र जो है एक चक्र की तरह है, चक्का बस घूमता रहता है। इंसान कभी बुलंदियों पर आता है, कभी गर्दिशों में। या तो इंसान परिस्थितियों का दास बन जाए या इंसान परिस्थितियों को अपने हिसाब से चलाने की कला सीख जाए। दूसरा विकल्प ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रयत्नों वाला है। लेकिन असली सूरमा वही होते हैं जो हर विषम स्थितियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब जिंदगी ही शायद ही किसी के लिए सब कुछ लेकर आती हो। हर व्यक्ति कभी कुछ पाता है तो कभी खोता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनकी विसंगति ने उनके जीने के जज्बे को कभी कम नहीं होने दिया। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं चेतन शर्मा जी। चेतन शर्मा जी हमारे आपकी तरह इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा देख सकते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। स्वागत करते हैं चेतन शर्मा जी आपका। अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग आरती मैत्री जी। और मैं आकाशवाणी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उन्होंने आज मुझे इस मंच से कुछ बातें करने का मौका दिया। जी चेतन शर्मा जी, तो सबसे पहले आपके जीवन की शुरुआत के बेहद मुश्किल दौर की हम बात करें तो क्या कारण रहा कि मात्र 2 वर्ष की आयु में आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गए? जी, उस समय जब मैं 1.5-2 साल का था तो आइज़, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है उस समय मैं था और उतना बोलने की स्थिति में, अपनी स्थिति समझाने की स्थिति में नहीं था, तो मेरे घर वालों को ये लगा कि शायद मैं जिस तरह से आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर रहा हूँ उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। और फिर जब डॉक्टर्स को दिखाया तो वो कैंसर आँखों का डायग्नोस हुआ। और उस ज़माने में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता था भारत का, देश का, हमारे सीतापुर में, और पद्मश्री डॉक्टर पाहवा वहाँ होते थे। तो उन्होंने मुझे एग्जामिन किया और उन्होंने बताया कि यस, ये बच्चा देख नहीं सकता, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ, बट एग्जैक्टली क्या हुआ है ये, क्योंकि आई कैंसर आज भी बहुत रेयर है और उन दिनों तो बहुत ही रेयर था जी। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि भाई हम लोग उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे, आपको सर्जरी करवा के इनको आई बॉल्स रिमूव करना होगा, ऐसा उनको लगता है, बट ही वाज नॉट श्योर। तो उन्होंने हमको एक तरह से डिस्चार्ज कर दिया था वहाँ से कि भाई आप लोग जयपुर कहीं और दिखा लें। या तो हुआ क्या कि जब मैं ये घटना इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब हम अपनी ड्यूटी के से बाहर, बियॉन्ड द कॉल ऑफ आवर ड्यूटी हम लोग सोचते हैं तो उसका परिणाम कितना बेहतरीन होता है, उसका एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं। कि जब हमको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, उसी शाम को संयोग ये हुआ कि स्विट्जरलैंड से एक डॉक्टर पाहवा साहब के पास, डॉक्टर पाहवा जो मुझे ट्रीट कर रहे थे उनके पास आए। उन्होंने मेरा केस डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे एक बच्चा है जिसकी हमको ये नहीं समझ आ रहा कि उसे क्या हुआ है। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई अपने रिकॉर्ड से निकाल के। तो उन्होंने बोला कि आई सस्पेक्ट ही, उसको आइस कैंसर है, आप अगर
कहीं से बुलवा सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं तो बुलवा लीजिए, मैं एग्जामिन करता हूँ। बाय दैट टाइम हमको उस दिन कोई इंसिडेंस ऐसा था कि रिजर्वेशन नहीं मिला, एंड जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे वहाँ पाहवा साहब ने किसी को भेजा कि भाई देखो अगर वो लोग हैं तो हम उनको दिखाते। और फिर जब वो स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टर आए, डॉक्टर्स ने मेरे को देखा और फिर उन्होंने बताया कि भाई कैंसर है, अगर आप सर्जरी नहीं करेंगे तो ये ब्रेन में फैल जाएगा और ही विल बी नो मोर। तो केवल डॉक्टर पाहवा की सक्रियता की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। जी, तो चेतन जी, अब इसके बाद में जब शिक्षा की बात आई तो आंखों की रोशनी जाने के बाद किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? शिक्षा किस तरह से आपने हासिल की? मेरी आरंभिक शिक्षा एक विशेष विद्यालय है अजमेर में, राजकीय अंत विद्यालय आदर्श नगर में है अजमेर में, वहाँ हुई। और जब 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ तो पूरे राज्य में मेरा 90वां स्थान आया। और उस वहाँ स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से अपना ग्रेजुएशन किया। और इसी दौरान मैं अलग अलग कंपटीशंस में कॉलेज लेवल पे भी पार्टिसिपेट करता रहा और मेरे को प्राइजेस बहुत अलग अलग तरह के कंपटीशंस में कई प्राइजेस भी मिले। जी, और इतने सारे इनाम आपने जीते, शिक्षा हुई, और उसके बाद में जब बात आई व्यावसायिक जीवन शुरू करने की, नौकरी की, तो एक तरफ लोगों की सहानुभूति, दया की नज़र और दूसरी ओर खुद के लिए कुछ करने का आपका जज्बा। तो ऐसे में आंखों के अंधियारे से परे जाकर किस तरह आपने अपना व्यावसायिक जीवन शुरू किया? जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तो अन्य युवाओं की तरह मेरे पास भी एक समस्या थी कि भाई अब रोज़गार प्राप्त करना है। तो दिल्ली में ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी की मैंने ट्रेनिंग की। और सौभाग्य का विषय रहा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो अभी पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया है, उसमें मैंने 1991 में एज स्टेनोग्राफर अपना करियर आरंभ किया। और बैंक के अपने सफ़र के दौरान एक तो किसी दृष्टिबाधित का बैंक में होना, यही एक अलग चीज़ होती थी उन दिनों जी। और अपने उसके पूरे व्यावसायिक जीवन के दौरान बैंक के मैं 4 बार ऐसा हुआ कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू फाइट करके मुझे 4 प्रमोशन मिले। और 2019 में मैंने बैंक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। और इस बैंक के अपने करियर के दौरान हिंदी ट्रांसलेशन, वाद विवाद, जनरल नॉलेज, इस तरह की प्रतियोगिताओं में मैं अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में रेगुलरली पार्टिसिपेट करता रहा और 30 से ज़्यादा प्राइजेस मैं जीत पाया जी। जो मुझे बहुत आत्मसंतोष देता है। बहुत अच्छा लगता है जब आई लुक बैक एंड सी कि भाई हम ये चीज़ कर पाए। जी, तो श्रोताओं, आज एक मुलाकात में हमारे साथ हैं चेतन शर्मा जी। चेतन जी जो प्रेरणा है उनके लिए जिन्हें आता है जिंदगी से लड़ना। चेतन शर्मा जी दिव्यांग हैं, हमारे आपकी तरह देख नहीं सकते, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, हमसे कहीं ज़्यादा देख सकते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। तो यदि आप भी कुछ जानना चाहते हैं चेतन शर्मा जी से, तो जुड़ सकते हैं हमारी फ़ोन लाइन्स के जरिए 2200 600 2200 700 और 2200 800 पर। और चेतन शर्मा जी से बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा इस खूबसूरत से गाने के बाद। बने रहिए 101.2 FM पर। हेलो जयपुर, मैं हूँ मैत्रेयी आपके साथ। ये साहब की आवाज़ और ज़िंदगी यही कहती है। गाना अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है कि आपको बस चलते रहना है। 9:30 101.2 FM सुन रही हैं आप। हेलो जयपुर, मैं हूँ मैत्रेयी आपके साथ। शो चल रहा है एक मुलाकात, और आज एक मुलाकात में हमारे साथ हैं चेतन शर्मा जी। हर जीवन की कहानी एक सी नहीं होती है, लेकिन किसी मोड़ पर कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। आज हमारे साथ चेतन शर्मा जी हैं। 2 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण आप पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो गए, लेकिन इनके जीने का जज्बा कम नहीं हुआ। कई कठिनाइयों को पार करके चेतन जी ने बैंक की नौकरी की। उसके बाद
खुद से अपनी इच्छा से उन्होंने बैंक की नौकरी से सेवानिवृत्ति ले ली है और आज वो हमारे साथ हैं और बहुत सी बातें चेतन जी से हम जान रहे हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई और क्या वो कर रहे हैं आगे कोशिशें दृष्टिबाधितों के लिए। चेतन जी, हमारे दिव्यांगजनों को कदम कदम पर कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि हमारे दिव्यांगजन भी सामान्य लोगों की तरह ही एक बहुमूल्य मानवीय संपदा है। अब बात हम सोसाइटी की करें, समाज की करें, तो किस तरह का दृष्टिकोण दृष्टिबाधितों के विषय में पाया जाता है? किस तरह का बदलाव चेतन जी आप महसूस करते हैं पहले और अब की तुलना में समाज के व्यवहार में? जी, समाज के दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो लोक प्रसारकों जैसे आकाशवाणी और दूरदर्शन की अपनी एक भूमिका रही है समाज की सोच में परिवर्तन लाने, जागृति लाने के बारे में। और दृष्टिबाधितों के अगर विशेष संदर्भ में हम बात करें तो बहुत परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहले ये सोचा जाता था कि दृष्टिबाधित संगीत के बियॉन्ड उनकी लाइफ नहीं है जी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बहुत परिवर्तन हुआ है। लोग जहाँ जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा वैसे वैसे लोगों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। लेकिन एक चीज़ अभी भी कुछ जगह है जहाँ शिक्षा की कमी है, सूचना का अभाव है। वहाँ पे दृष्टिबाधितों को दो दृष्टिकोणों से देखा जाता है। एक वर्ग वो है जो उनको बहुत दैवीय स्थिति में बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखता है और उनकी क्षमताओं को मानता है जी। लेकिन दूसरा वर्ग ऐसा है कि जिनको अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। वो लोग नहीं जानते कि दृष्टिबाधित लोग कैसे काम करते हैं। जब मैं बैंक में चीफ मैनेजर के पोस्ट पे था तो बहुत सारे ऐसी अवसर आए जब मैं कहता था कि मैं बैंक में हूँ तो अनजान आदमी को ये विश्वास करने में थोड़ा दिक्कत होती थी कि मैं एक दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी बैंक में कैसे चीफ मैनेजर हो सकता है कोई, ऐसा सोच के। लेकिन अब सरकार का और सब समाज के सहयोग से और जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं उन सब के सहयोग से ये हो पाया कि अब एटीट्यूड में बहुत परिवर्तन आ गया, बट अभी थोड़ा काम करना और ज़रूरी है। जी, थोड़ा सोच में बदलाव आना भी और ज़्यादा ज़रूरी है। चेतन जी, लोगों की जो सहानुभूति है, कभी कभी जो उनका रवैया होता है, ये सोचना कि आप दृष्टिबाधित हैं और बैंक में कार्य कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको विचलित करती हैं? नहीं, विचलित कम करती हैं, बट एक चुनौती वाला एहसास वो देती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी क्षमताओं पे कोई प्रश्न चिन्ह लगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम या तो उनसे निराश होकर बैठ जाएं और या फिर अपनी ऊर्जा को इतना विकसित करें, इतना बढ़ाएं कि उस प्रश्न चिन्ह का अच्छे से उत्तर दे पाएं और अपने एक्शन से रिप्लाई करें, अपने उदाहरण प्रस्तुत करके रिप्लाई करें, तो बात बनती है। जी, और उदाहरण आपने प्रस्तुत भी किया है। चेतन जी, हमारे दिव्यांगजनों के लिए आज कई कार्य किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कई काम हो रहे हैं। तो ऐसे में जब बात दृष्टिबाधितों की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण की आती है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है? जी, अगर हम राजस्थान राज्य की बात करें तो राज्य के सभी प्रमुख जिलों में जिला स्तर पर विद्यालय उपलब्ध हैं दृष्टिबाधितों के लिए और प्रशिक्षण आदि की भी सुविधा है, जिसकी जानकारी अगर इंटरनेट पे थोड़ा सा आदमी सर्च करे तो लगभग हर जिले में कौन कौन से विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र हैं उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन अभी एक चीज़ में और परिवर्तन आ रहा है। पहले ये सोचा जाता था कि दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय ही होने चाहिए और होते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं जी। लेकिन अब सरकार का और सामाजिक संगठनों दोनों का उनका जोर इस बात पे है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि दृष्टिबाधित बच्चे भी, दिव्यांग बच्चे भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ेंगे लिखेंगे
जो देख सकते हैं या जिनमें शारीरिक दिव्यांगता या विकलांगता नहीं है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो कई समाज में गलतफहमियां रहती हैं वो बच्चों में आरंभ से ही दूर हो जाती हैं और दृष्टिबाधित बच्चे देखने वाले बच्चों को और देखने वाले बच्चे दृष्टिबाधित बच्चों को आराम से समझ पाते हैं शुरू से ही। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि मान लीजिए राजस्थान में हम एक आंकड़ा लेते हैं कि 1 लाख बच्चे हैं। अब एक विशेष विद्यालय 100 बच्चों को पढ़ा सकता है, 200 बच्चों को पढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो कितने हजारों विद्यालयों की जरूरत पड़ेगी, विशेष विद्यालयों की, जबकि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है, अगर उसी का प्रयोग किया जाए और टीचिंग मेथोडोलॉजीज में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो उन्हीं बच्चों को दिखने वाले बच्चों के साथ आराम से पढ़ाया जा सकता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग किया जा सकता है। तो ये अब ट्रेंड विकसित होने लगा है और इस पे सरकार भी जोर दे रही है। ऑफ कोर्स विशेष विद्यालयों की अपनी भूमिका है और वो भी होने चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि वो उस नीड को पूरा करने में थोड़ा लिमिट एक हो रही है तो वो उसको सामान्य विद्यालयों में शिक्षा के साथ किया जाता है। जी। हेलो जयपुर, 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 हेलो जयपुर। 9:37 101.2 FM सुन रहे हैं आप। हेलो जयपुर, मैं हूं मैसे मैत्रेयी आपके साथ। शो चल रहा है एक मुलाकात और कहते हैं कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत है जिनकी नेत्र ज्योति तो ईश्वर ने छीन ली, लेकिन अपने मन की आंखों से आप दुनिया को देखते हैं और अनेकों सत्कार्यों में आप निरंतर लगे हुए हैं। आपने अपने दुखों को बुलाकर आंखों के अंधियारे से परे जाकर आज कितने ही लोगों के जीवन में रोशनी भर रहे हैं। इस स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं चेतन शर्मा जी। चेतन जी, एक सवाल जो सबके मन में उठता है, और जब आप आए स्टूडियो मैंने आपके हाथ में मोबाइल देखा और आप बड़ी आसानी के साथ अपने फ़ोन का उपयोग कर रहे थे, व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे थे, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर और मोबाइल जो है दृष्टिबाधित किस तरह से ऑपरेट कर पाते हैं? जी, पहले मैंने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बात की थी कि पहले हर चीज़ पे ऐसे होता था कि विशेष विद्यालय हो। इसी तरह उपकरणों के संदर्भ में भी यही होता था कि दृष्टिबाधितों के लिए विशेष उपकरण बनने चाहिए। और नो डाउट एक समय था जिस समय वो विशेष उपकरणों ने दृष्टिबाधितों को आगे बढ़ने में एक निश्चित भूमिका निभाई और दृष्टिबाधितों को बहुत लाभ हुआ। जी। लेकिन बाद में ऐसी सोच बनी पिछले कुछ वर्षों में कि जो मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स है उनको सबके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए, यूनिवर्सल एक्सेस इसको बोलते हैं, कि एक दृष्टिबाधित को वही मोबाइल काम दे, वही मोबाइल काम में आए जो एक देखने वाला व्यक्ति काम में लेता है। जी। तो जो मोबाइल हमको बाजार में मिलते हैं, एंड्रॉयड हो, iOS हो, जो भी मोबाइल हो, उन मोबाइल में एक सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी करके ऑप्शन होता है और उसमें एक ऑडियो सॉफ्टवेयर होता है। एंड्रॉयड के केस में टॉकबैक और iOS के केस में वॉइस ओवर। तो उसको एक्टिवेट कर देने से वो कोई एक्स्ट्रा लागत नहीं आती, उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं परचेज करना पड़ता। सामान्य मोबाइल जो देखने वाले परचेज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसी में ये सुविधा उपलब्ध होती है। इसी तरह कंप्यूटर में भी इनबिल्ट सुविधा है जिसको नरेटर बोलते हैं। उसके माध्यम से पूरा कंप्यूटर को कीबोर्ड के माध्यम से दृष्टिबाधित एक्सेस कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और नरेटर के अलावा भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर पे आसानी से काम कर सकते हैं। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना रह जाता है कि माउस की जगह हर कार्य कीबोर्ड कमांड की सहायता से होता है
और वो भी कई बार ऐसा भी होता है कि माउस से भी फास्ट काम कीबोर्ड से हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोबाइल और कंप्यूटर पे दृष्टिबाधितों को कार्य करने में सहायता प्रदान करती हैं और जिसके कारण वो उतने ही प्रोडक्टिव हो सकते हैं जैसे दूसरे साथी हमारे होते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे दृष्टिबाधित साथी जो हैं, जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं, वो उतने ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं जितने बाकी सामान्य लोग हैं। चेतन जी, आपने एक पुस्तक भी लिखी है दृष्टिबाधितों द्वारा कंप्यूटर प्रयोग पर, तो हम चाहेंगे उसके बारे में आप कुछ बताएं। क्या वो पुस्तक है और किस तरह आपने उसका सोचा कि हाँ अब ये मुझे किताब जो है ये लिखनी चाहिए? जी, ये किताब जब विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम नया नया लॉन्च हुआ था तो उस समय मैंने एक किताब लिखी थी और उस किताब में मैंने ये समझाने का विस्तार से प्रयास किया कि किस तरह से दृष्टिबाधित कीबोर्ड की सहायता से और उन सॉफ्टवेयर्स की सहायता से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं और उसमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार कार्य कर सकते हैं और क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उनका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। और इसी किताब का एक सेकंड एडिशन विच इज़ इन द ऑफिंग है, तो वो जल्दी ही हम लोग जारी करेंगे और मुझे आशा है कि वो भी दृष्टिबाधितों के लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकेगी। और इस किताब के माध्यम से एक जो ऐसी जानकारी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है उस तक दृष्टिबाधितों की एक्सेस बढ़ाने का मैंने प्रयास किया। जी, तो उम्मीद करते हैं जो आपकी दूसरी किताब है वो जल्दी आप उसे पब्लिश करें। कॉलर हमसे जुड़े हैं चेतन जी, जानते हैं। हेलो हेलो जयपुर। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। मैं रघुवीर भाई तो ब्लॉक बाड़मेर से बात कर रहा हूँ। जी रघुवीर जी, आप क्या जानना चाहते हैं चेतन शर्मा जी से? मैं भी चेतन शर्मा जी की तरह 2 साल से ब्लाइंड हूँ मैम। पहले मेरे को दिखता था लेकिन अब दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। आगे मैं मैम चेतन जी से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आगे 11 मेरी बायोलॉजी से 65% थी, अब आगे मैं अगर पढ़ाई करना चाहता हूँ तो बाड़मेर में हमारे लिए कहाँ एलिजिबल है स्कूल और आगे मैं क्या कर सकता हूँ? जी चेतन जी, क्या कहेंगे आप? जी, अगर ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर क्योंकि 11th जैसे इन्होंने बताया कि ये कर चुके हैं तो इनको जो सामान्य कॉलेजेस है उनमें ही प्रवेश लेके अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो विशेष विद्यालयों वाली व्यवस्था होती है वो स्कूल से आगे तक नहीं हो पाती। स्कूल में तक ही विशेष विद्यालय होते हैं, उसके बाद की जो शिक्षा है वो 100% लगभग 100% सामान्य जो कॉलेजेस हैं उनमें होता है। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जो इनका बायोलॉजी का है, इसमें अभी बहुत कम लोग योगदान दे रहे हैं, बहुत कम लोग दृष्टिबाधित लोग पढ़ रहे हैं। और अगर ये इसमें आगे पढ़ते हैं, थोड़ा संघर्ष है लेकिन अपना नाम और अपना मुकाम बनाने का बहुत स्कोप है। जी, तो उम्मीद है कि ये जो भी सपने देख रहे हैं वो ये सब पूरे कर सकें। हेलो जयपुर। हेलो जयपुर दीदी, नमस्कार। और चेतन शर्मा जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, अपना नाम बताइए सर और आप क्या जानना चाहते हैं चेतन शर्मा जी से? जी, मैं गांव सावा से नेमीचंद गढ़ी बात कर रहा हूँ और जानना क्या, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आकाशवाणी जयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि शारीरिक समस्याओं और शारीरिक बाधाओं से पार करके भी ऐसे चेतन शर्मा जैसे लोगों को आप लाकर हमारे जैसे लोगों को मोटिवेशन करने के लिए और सब कुछ हम शिक्षा देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उस शख्स चेतन शर्मा जी से कहना चाहता हूँ कि सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जो आपने अपनी शारीरिक समस्याओं से
दूर होकर बहुत ही हौसले के साथ आपने जिंदगी की जंग लड़ी और इसके अलावा आपने सिर्फ अपना कर्मचारी नौकरी नहीं फिर भी कई प्राइज जीते। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और सच में चेतन जी हम सभी के लिए एक प्रेरणा ही है। हेलो जयपुर, 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 हेलो जयपुर। 9:46 101.2 FM सुन रहे हैं आप। हेलो जयपुर, मैं हूं मैसी मैत्रेयी, आपके साथ शो चल रहा है एक मुलाकात। और कहते हैं कि अंधेरी रात में उजाले का जरिया तो बनो, अंधेरी रात में उजाले का जरिया तो बनो, अगर सूरज नहीं बन सकते दिया तो बनो। जिंदगी शायद ही किसी के लिए सब कुछ लेकर आती हो। व्यक्ति कभी कुछ पाता है, कभी खोता है, लेकिन सब कुछ खोने के बाद ही संभलना शायद जिंदगी से लड़ना कहलाता है। और इसी का आज उदाहरण जो हमारे पेश करते हैं आज एक मुलाकात में, जो हमारे साथ हैं चेतन शर्मा जी। इसी तरह उन्होंने जिंदगी को एक जज्बे के साथ जिया है, अपना हौसला कम नहीं होने दिया। चेतन जी हमारे आपकी तरह देख नहीं सकते हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा देख सकते हैं अपनी दिव्य दृष्टि के जरिए। चेतन जी आपने अपना पूरा समय और जीवन जो है वो दृष्टिबाधितों के सामाजिक कार्य में लगाने के उद्देश्य से 2019 में अपनी बैंक की नौकरी को आपने छोड़ दिया, और तो अब समाज को दृष्टिबाधितों की क्षमताओं से परिचित करवाने के लिए किस तरह के प्रयास या कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, या कोई ऐसी वर्कशॉप है जो आप चला रहे हैं? जी, ये इसका उद्देश्य ये था पूरे बैंक सेवा से सेवानिवृत्ति लेने का और इस क्षेत्र विशेष में कार्य करने का, कि लोगों की सोच में, विचारों में न केवल परिवर्तन लाया जाए, बल्कि कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जिनके माध्यम से दृष्टिबाधितों के समाज के अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर सकें और अलग अलग क्षेत्रों में उनकी विजिबिलिटी इम्प्रूव हो। जी। और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास ये किया कि कंप्यूटर पे उनको प्रशिक्षित किया जाए। मोबाइल हैंडसेट्स में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो पढ़ने लिखने के दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जी। दृष्टिबाधितों की मोबिलिटी की एंगल से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और टेक्नोलॉजी अब यहाँ पहुँच गई है, मैं अपने श्रोताओं के साथ शेयर करूँ कि अगर कोई प्रिंटेड टेक्स्ट है और दृष्टिबाधित उसको पढ़ना चाहे कि इस कागज़ पे क्या लिखा है, तो वो भी मोबाइल फ़ोन की सहायता से वो आसानी से कर सकता है, जिसकी कि आज से कुछ सालों पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो इन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से दृष्टिबाधितों को सशक्त बनाया जाए। दृष्टिबाधित बच्चियां जो हैं उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं पढ़ने के लिए, और इन टूल्स का उपयोग करके वो अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती हैं, इस बात को तय किया जाए। और उनको उन टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ और साधनों की जानकारी दी जाए जिनके माध्यम से न केवल वो आत्मनिर्भर हो सकें, बल्कि अपने आप को सुरक्षित और प्रोडक्टिव बनाए रखें। जी, तो ये बहुत बेहतरीन काम है जो आप कर रहे हैं चेतन जी। कॉलर हमसे जुड़े हैं, जानते हैं ये आपसे क्या जानना चाहते हैं। हेलो जयपुर। नमस्ते जी मैं नमस्ते। जयपुर से पूजा बात कर रही हूँ। जी नमस्कार नमस्कार। पूजा जी, तो क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनकी जो पुस्तक आ रही है वो कहाँ अवेलेबल हो पाएगी हमें, क्योंकि मेरे जो पार्टनर है वो भी ब्लाइंड है। जी। जी देखिए, अभी प्रकाशक के बारे में तो हमने निर्णय नहीं किया है कि कहाँ से प्रकाशित होनी है, बट आप ऐसा करेंगे कि इंटरनेट पे थोड़ा सा ये जो आपने सर्च किया, सर्च करेंगे, इंटरनेट पे टाइप करें कि
हाउ टू लर्न कंप्यूटर विजुअली इम्पेयर्ड, ऐसे कीवर्ड इंसर्ट करके आप एनी बुक ऑन कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी बाय फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ऐसा करके 2-3-4 कीवर्ड करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट आराम से मिल जाएगा। और जयपुर में ही आसानी से ये उपलब्ध है, तो अगर आप थोड़ा कोशिश कर पाएँ तो निश्चित रूप से वो उपलब्ध हो जाए। कई किताबें चेतन जी आज उपलब्ध हैं, हमारे दिव्यांगजन जिसकी सहायता से पढ़ सकते हैं। जी चेतन जी, आपने रंगों को नहीं देखा है, दुनिया आपने देखी है ये मैं बिल्कुल कहूँगी, रंगों को नहीं देखा है। चिड़ियों की चहचहाहट हो या बारिश हो, बदलता हुआ मौसम हो, तो किस तरह से आप ये सब कुछ महसूस कर पाते हैं? और जब आप किसी से मिलते हैं तो मात्र उसकी आवाज़ के ज़रिए किस तरह आप ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति है जिससे मैं मिल रहा हूँ इतना लंबा होगा या इतना छोटा होगा, थोड़ा मोटा होगा या पतला होगा? किस तरह से आप मन की आँखों से ये सब कुछ देख पाते हैं? जी, इसमें होता क्या है, देखिए, एक परिस्थिति की हम कल्पना करके देखते हैं कि हर आदमी के मन में जिससे भी वो इंटरेक्ट कर रहा है उसको जानने और समझने का, उसके बारे में उसको पता करने का एक प्राकृतिक रूप से एक क्यूरियोसिटी तो होती है जी। इसको अपन ऐसा समझ लें कि आप अगर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, जाहिर है वीडियो कॉल की बात छोड़ देते हैं हम। हाँ। आप अगर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो हम कैसे अनुमान लगाते हैं? व्यक्ति के बोलने के लहजे से, उसकी आवाज से, उसकी कम्युनिकेशन स्किल से, और किस तरह की वो टोटल किस संदर्भ में बात हो रही है, सारी चीज़ों को देख के और उसी सुन के और उसी से ये चीज़ का अनुमान हो पाता है कि सामने वाले व्यक्ति किस एज ग्रुप का, कैसे है, वो सारी चीज़ों का आकलन या अनुमान हो पाता है। ये बात अलग है कि कई बार वो आकलन सच भी होता है और कई बार थोड़ा गलत भी हो सकता है। लेकिन ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ। वो तो हम जब चीज को देखते होते हैं और उसके बारे में जो आकलन किया होता है वो भी कई बार गलत साबित होता है। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो ये कुछ क्लूज हैं जो हमको सहायता करते हैं दृष्टिबाधितों को किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके अपीयरेंस आदि के बारे में जानने का या अनुमान करने। जी, तो चेतन शर्मा जी का अनुमान मेरे बारे में क्या है ये तो मैं शो के बाद ही जानूंगी, लेकिन उससे पहले अभी कॉलर से जुड़ लेते हैं और जानते हैं कि वो चेतन जी से क्या जानना चाहते हैं। हेलो जयपुर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए। और बाद में डिस्ट्रिक्ट नगर से दुर्गा रामदन बोल रहा हूँ जी, क्या जानना चाहते हैं सर आप? गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मैं भी खुद दृष्टिबाधित हूँ। जो मैं चेतन जी, मेरी मतलब 40 ईयर उम्र है, 40 साल जी। जो उसके बाद में सर मैंने सीनियर सेकेंडरी की हुई थी जी। उसके बाद कोई आर्थिक प्रशिक्षण का मैं आगे बढ़ नहीं कर सका। इस बार जब 40 साल की उम्र है तो मेरे लिए क्या गवर्नमेंट का प्रोसेस है? और अभी मैं खुद तो मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं दुकान किराना के चलाता हूँ। मैं खुद किराना की दुकान पे काम कर, इसके लिए चेतन जी सलाह मशवरा करना था, इसके मैं आगे क्या करना चाहिए? जी, क्या करना चाहिए चेतन जी, जानना चाहते हैं। जी, 2 चीज़ें ये कर सकते हैं। अगर तो इन्होंने जैसा बताया कि ये व्यवसाय कर रहे हैं, अगर उसी को विस्तार देना चाहें, उसको आगे बढ़ाना चाहें, तो NHFDC एक सरकार का संगठन है, वहाँ से बहुत कम ब्याज दर पे लोन मिल जाता है। तो अगर ये उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तब तो एक चीज़। और अगर इनका मकसद ये है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रयास किया जाए, तो फिर इनको अभी इनके 2-4 साल आराम से बाकी हैं, तो ये अपनी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से जो वैकेंसीज निकलती हैं उस पे थोड़ा टैब रखें और उस पे अप्लाई करते रहें। और एक चीज़ विशेष तौर से मैं इनको बोलूँगा जी, कि अगर ये स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो जल्दी से जल्दी उसको प्रयोग करें, क्योंकि उससे पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व आपके एक तरह से बोलते हैं कि मुट्ठी में आ जाता है। हाँ। सूचना बहुत तेजी से मिलती है, बहुत तेजी से उसका प्रसार होता है और समय पे जानकारी मिलने से
बहुत सहायता होती है। तो वो यही है कि अगर ये नौकरी के लिए, जॉब के लिए ही जाना चाह रहे हैं तो जो वैकेंसीज हैं उन पे थोड़ा टैब रखें। और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो नए नए जॉब्स आते हैं, वैकेंसीज आती है, उसकी इमीडिएट इंफॉर्मेशन मोबाइल पे अवेलेबल कराते हैं। जी, तो मोबाइल का इस्तेमाल है, आप सभी जितने भी हमारे दिव्यांगजन आज आपको सुन रहे हैं उन्हें आप यही कहेंगे कि इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दें यदि वो नहीं कर रही हैं तो। जी जी चेतन जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने हमें ये नहीं दिया, ऊपर वाले ने हमें वो नहीं दिया, बस ये मिल गया, एक चीज़ और मिल जाए, बस फिर ज़िंदगी जो है वो सेट हो जाएगी। लोग आजकल बहुत डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, कहते हैं कि बहुत तनाव है चारों ओर, क्या करें। और जब बच्चों और युवाओं में इन दिनों सुसाइड के मामले बहुत ज़्यादा, जब आप ये सारी की सारी बातें सुनते हैं तो क्या आपको लगता है, और उन सभी लोगों को क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप ज़िंदगी जी रहे हैं, प्रेरणा है आप चेतन जी सभी के लिए, तो आप क्या मैसेज जो है, संदेश जो है हमारे उन सभी साथियों को देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? जी देखिए, 2-3 बातों पे बहुत गंभीर होके सोचने की ज़रूरत है। नंबर 1, मैं क्या बोलता हूँ कि आज का ट्रेजेडी या प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बहुत बड़े गोल्स सेट कर रहे हैं अपने लिए और फेल हो रहे हैं। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम बहुत छोटे गोल निर्धारित करते हैं और उनको पाके खुश हो जाते हैं। जी। तो एक तो ये कि अपना जो गोल है वो बहुत बड़ा रखें और जो आपकी क्षमता है उससे भी आगे स्ट्रेच करें खुद को। एक चीज़। सेकंड चीज़, ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसने निराशा नहीं देखी हो, जिसने हताशा नहीं देखी हो, जिसने ठोकर नहीं खाई हो, जो असफल नहीं रहा हो। ऐसा कोई जीवन नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें अपनी असफलता, अपनी ठोकर, अपनी निराशा दिखाई देती है। दूसरे ने क्या अनुभव किया है वो हमें नहीं पता लगता। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। वो केवल उसी आदमी को जिसने जूता पहना है उसको पता होता है कि कहाँ चुभता है। जी। और हर चीज को एक अवसर के रूप में लें, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें कि अगर ये हुआ है तो इसका डेफिनेटली कोई न कोई पर्पस है और मुझे उस पर्पस को पूरा करने के लिए कंट्रीब्यूट करना है और उस पर्पस को सही साबित करना है। जी, तो ये आपका संदेश रहेगा सभी लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं। चेतन शर्मा जी, आज 101.2 FM हेलो जयपुर के स्टूडियो में आप आए, इतनी बातें आपने की, इतना आपके जीवन के बारे में जाना और बहुत प्रेरणा हम सभी को मिली है। जो सुन रहे हैं वो सभी श्रोता और कई श्रोता हमसे जुड़े हैं और बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी जानकारी आपने दी उसके लिए। थैंक यू सो मच चेतन जी। और आकाशवाणी का और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे सामाजिक विषय पे बात करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चल रे